क्या आप यकीन करेंगे कि कभी पूरे बॉलीवुड को अपने डांस पर नचाने वाला यह सुपरस्टार आज किस हाल में है। जिस शख्स के सफेद जूतों और जंपिंग स्टाइल की दीवानगी पूरे देश पर छाई रहती थी, उसे देखकर आज कई लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर एक साधारण सी चौल में रहने वाला लड़का करोड़ों दिलों की धड़कन कैसे बन गया? क्यों इतनी सुपरहिट फिल्में देने के बावजूद उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय बॉलीवुड का सबसे चमकता सितारा अपनी ही बनाई फिल्म की वजह से लगभग बर्बाद हो गया? दोस्तों, सफेद जूते, चमचमाते कपड़े और हवा में उछलते कदम, यही पहचान थी उस शख्स की जिसे पूरी दुनिया जंपिंग जैक के नाम से जानती है। लेकिन जितेंद्र की असली कहानी सिर्फ शोहरत और तालियों की नहीं है। यह कहानी है संघर्ष, प्यार, धोखे, सफलता, असफलता और जबरदस्त वापसी की। यह कहानी है एक साधारण से लड़के रवि कपूर की, जिसने मुंबई की एक छोटी सी चौल से निकलकर बॉलीवुड के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। तो दोस्तों, आज हम जितेंद्र की जिंदगी के उन अनसुने पहलुओं से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साल था 1942, जब पंजाब के अमृतसर में रवि कपूर का जन्म हुआ। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर लाखों दिलों पर राज करेगा। उनका परिवार बाद में बेहतर जिंदगी की तलाश में मुंबई आ गया और वहां गिरगांव की श्याम सदन नाम की चोल में रहने लगा। अब आप सोचिए कि एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रह रहा हो तो किस तरह का माहौल होगा। वही तंग गलियां, वही शोरगुल, वही संघर्ष। लेकिन इन्हीं हालातों में रवि का बचपन बीता। उनका स्कूल था सेंट बेस्टियन गोयन हाई स्कूल, और वहीं उनकी दोस्ती हुई जतिन खन्ना से, जिसे पूरी दुनिया आगे चलकर राजेश खन्ना के नाम से जानने लगी। रवि का परिवार फिल्मों से जुड़ा हुआ नहीं था। उनका गुजारा उनके पिताजी और अंकल के आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस से चलता था। वह फिल्म सेट्स पर नकली गहनों की सप्लाई करते थे, तो कह सकते हैं कि फिल्मों से कनेक्शन बस इतना ही था। अगर हालात वैसे ही रहते तो शायद रवि भी इसी काम में लग जाते। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कॉलेज के दिनों में ही उनके पापा को दिल का दौरा पड़ा और परिवार पर अचानक बहुत बड़ा संकट आ गया। अब जिम्मेदारी आ गई। नौजवान रवि के कंधों पर उन्हें लगा कि परिवार को संभालने का यही समय है, और उन्होंने उसी दरवाजे पर दस्तक दी जहां से फिल्मों की दुनिया की ओर रास्ता खुलता था। उनके अंकल के जरिए वो पहुंचे वी शांताराम के पास, जो उस दौर के बड़े फिल्म मेकर थे। लेकिन शांताराम ने रवि को हीरो का रोल तो नहीं दिया, बल्कि उन्हें सेट पर ज्वेलरी पहुंचाने का छोटा सा काम दे दिया। तनख्वाह थी महीने की 15, मगर रवि ने इस मौके को सिर्फ नौकरी नहीं माना, बल्कि इसे अपने सपनों की तरफ पहला कदम बना लिया। और देखिए, किस्मत ने फिर उन्हें मौका दिया। 1959 में फिल्म नवरंग की शूटिंग हो रही थी और उसमें एक सीन के लिए एक्ट्रेस संध्या का बॉडी डबल चाहिए था। वी शांताराम की नजर रवि पर पड़ी और उन्होंने उन्हें वह मौका दे दिया। अब आप सोचिए, एक लड़का जिसने कभी कैमरे के सामने खड़ा भी नहीं हुआ था, अचानक से एक एक्ट्रेस का बॉडी डबल बन गया। यह कोई ग्रैंड डेब्यू तो नहीं था, लेकिन रवि ने इसे भी अपनी किस्मत बदलने की शुरुआत मान लिया। अगले कई साल तक उन्होंने इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और आखिरकार साल 1964 में वी शांताराम ने उन्हें अपनी बेटी राजश्री के अपोजिट फिल्म गीत गाया पत्थरों में बतौर हीरो लॉन्च किया। इसी फिल्म के साथ उन्होंने नया नाम भी पाया। अब वो रवि कपूर नहीं बल्कि जितेंद्र थे। यह नाम इसलिए दिया गया ताकि उनके और दूसरे कलाकारों के नाम में कंफ्यूजन ना हो। और इसी तरह आम लड़के रवि कपूर की पहचान बॉलीवुड के हीरो जितेंद्र के रूप में हो गई। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। गीत गाया पत्थरों से उसे पहचान तो मिली, लेकिन बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी और 1966 तक भी वह एक स्ट्रगलिंग एक्टर ही थे। तभी उनकी जिंदगी में आई फिल्म फर्ज। यह फिल्म उनके लिए करो या मरो जैसा मौका थी, क्योंकि बड़े स्टार्स ने इसे करने से मना कर दिया था। जिसके बाद मौका मिला जितेंद्र को। जितेंद्र ने इस फिल्म को हाँ कह दिया। फिल्म रिलीज हुई और शुरुआत में हालात बहुत खराब रहे। थिएटर खाली रहने लगे। लोग फिल्म देखने नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि करियर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन यहीं पर जितेंद्र के अंदर का जुझारू इंसान बाहर आया। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और खुद ही अपने पैसों से टिकट खरीदने लगे ताकि फिल्म सिनेमा घरों में चलती रहे। उनका इरादा था कि किसी तरह फिल्म 15 हफ्तों तक टिक जाए ताकि लोगों में चर्चा शुरू हो, और हुआ भी वही। उनका यह दांव काम कर गया। धीरे धीरे लोग फिल्म देखने आने लगे और जो फिल्म शुरुआत में फ्लॉप लग रही थी, वही बाद में गोल्डन जुबली हिट बन गई। फर्ज ने न सिर्फ जितेंद्र का करियर बचाया, बल्कि उन्हें नई पहचान दी। इस फिल्म के गाने मस्त बहारों का मैं आशिक में उन्होंने जो सफेद जूते और टी शर्ट पहनी थी, वही उनका ट्रेडमार्क बन गया। उनका एनर्जी से भरा डांस देखकर
मीडिया ने उन्हें नाम दिया जंपिंग जैक और फिर यही नाम उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। इसके बाद जितेंद्र साउथ की फिल्मों के रीमेक के लिए सबसे भरोसेमंद हीरो बन गए। उन्होंने 80 से ज्यादा रीमेक फिल्मों में काम किया, जो आज भी रिकॉर्ड है। ये फिल्में जल्दी बनती थीं, कम बजट की होती थी और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ पैसा कमाती थी। इस स्ट्रेटजी ने उन्हें उस दौर का सुपरहिट स्टार बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी छवि एक खास इमेज में बंद कर रह गई। दर्शक उन्हें खूब पसंद करते थे, लेकिन क्रिटिक्स उन्हें सीरियस एक्टर का दर्जा देने से कतराते रहे। यही वजह थी कि इतनी सारी हिट फिल्में देने के बावजूद उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड कभी नहीं मिला। अब बात करते हैं उनकी निजी जिंदगी की, जहां कई दिलचस्प मोड़ आए। जितेंद्र की जिंदगी में 4 औरतों का बहुत अहम रोल रहा। सबसे पहले आती हैं शोभा कपूर। यह वही शोभा है जो उनकी बचपन की दोस्त और पहला प्यार थी। जब जितेंद्र स्ट्रगल कर रहे थे तब शोभा ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस थी और दोनों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस वाला था। खतों और इंतजार से भरा हुआ शोभा ही वो मजबूत सहारा थी जिन्होंने जितेंद्र के संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब जितेंद्र की जिंदगी में हेमा मालिनी आई। 70 के दशक में एक वक्त ऐसा भी आया जब जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी लगभग तय हो गई थी। दोनों परिवार तैयार थे, चेन्नई में तैयारियां भी शुरू हो चुकी थीं, लेकिन मामला यहां अटका कि हेमा का दिल असल में धर्मेंद्र के लिए धड़कता था। और जब यह बात बाहर आई तो एक बड़ा ड्रामा हुआ। कहा जाता है कि धर्मेंद्र सीधे चेन्नई पहुंच गए, शोभा को भी साथ ले आए और वहां जो हंगामा हुआ उसने सबको चौंका दिया। आखिरकार शादी टूट गई और हेमा ने धर्मेंद्र को अपना जीवन साथी चुना। इस पूरे घटना के बाद जितेंद्र वापस शोभा के पास लौटे और 1974 में दोनों ने शादी कर ली। शोभा ने उनके लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी और उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गई। लेकिन शादी के बाद भी उनके अफेयर्स की खबरें आती रहीं। इनमें रेखा का नाम सबसे पहले आता है। रेखा के करियर के शुरुआती दिनों में जितेंद्र उनके बड़े को स्टार थे और रेखा उन पर बहुत ज्यादा फिदा थी। दोनों के बीच अफेयर की चर्चाएं हुई, लेकिन यह रिश्ता एक कड़वे मोड़ पर खत्म हुआ। कहा जाता है कि रेखा ने एक बार जितेंद्र को कहते हुए सुन लिया कि उनके लिए रेखा बस टाइम पास है, और यह सुनकर रेखा का दिल टूट गया। उन्होंने रोते हुए इस रिश्ते को खत्म कर दिया। रेखा के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद भी जितेंद्र का नाम कई बार दूसरी हीरोइनों के साथ जोड़ा गया। खासकर श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ उनकी जोड़ी ने 80 के दशक में तहलका मचा दिया। हिम्मत वाला तोहफा, मवाली जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि हर तरफ चर्चे होने लगे। लोग कहने लगे कि जितेंद्र हर फिल्म में श्रीदेवी को लेने की जिद करते हैं। अफवाहें भी फैलने लगीं, लेकिन इस बार उनकी पत्नी शोभा कपूर ने हालात को बड़े समझदारी से संभाल लिया। उन्होंने किसी तरह का बवाल करने के बजाय सीधा कदम उठाया और श्रीदेवी को अपने घर डिनर पर बुला लिया। उस डिनर में क्या बातचीत हुई ये आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे श्रीदेवी ने जितेंद्र से दूरी बनानी शुरू कर दी और अफेयर की बातें भी शांत हो गईं। इस वाक्य से साफ समझ आता है कि शोभा सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि एक समझदार पार्टनर भी थी, जिन्होंने हर बार परिवार को बचाया। अब अगर उनके करियर की तरफ वापस देखें तो 80 का दशक उनके लिए बेहद खास रहा। इस दौर में उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में की और लगातार हिट दिए, मगर इसके बावजूद उन्हें कभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। उनके नाम पर ढेरों सुपरहिट फिल्में थीं, लाखों दर्शक उनके दीवाने थे, लेकिन क्रिटिक्स ने उन्हें सीरियस एक्टर का दर्जा देने से मना कर दिया। यही विरोधाभास उनके करियर का हिस्सा रहा। एक तरफ वो बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह थे, दूसरी तरफ अवार्ड्स की रेस में हमेशा पीछे रह गए। इसी दौरान उन्होंने एक सपना देखा, एक भव्य फिल्म बनाने का जिसका नाम था दीदार ए यार। इस फिल्म में उन्होंने शशि कपूर, रेखा और टीना मुनीम जैसे बड़े स्टार्स को लिया। यह उनकी होम प्रोडक्शन थी और उन्होंने इसमें अपनी पूरी कमाई लगा दी। लेकिन यह सपना उनके लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ। फिल्म को बनने में 5 साल लगे और जब रिलीज हुई तो दर्शकों ने इसे पूरी तरह नकार दिया। इस नाकामी ने उन्हें आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा झटका दिया। कहा जाता है कि उन्हें 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ और वह लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि वो फिर कभी फिल्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इस झटके के बाद उन्होंने पूरी ताकत फिल्मों में एक्टिंग पर लगा दी, खासकर साउथ की रीमेक फिल्मों में, क्योंकि उन्हें अपनी आर्थिक हालत संभालनी थी
और इसी वजह से उन्होंने 80 के दशक में एक के बाद एक फिल्में की। आप सोचिए, इतने बड़े स्टार ने खुद को सिर्फ इसलिए इतनी मेहनत में झोंक दिया ताकि परिवार और बिजनेस को दोबारा खड़ा कर सके। यही असली संघर्ष था जितेंद्र का। लेकिन हर सितारे की तरह उनका द्वार भी धीरे धीरे ढलने लगा। 90 के दशक में नई पीढ़ी के हीरो आ चुके थे और जितेंद्र मुख्य भूमिकाओं से हटकर पिता पुलिस ऑफिसर या साइड रोल करने लगे। उन्होंने इस बदलाव को बहुत शालीनता से स्वीकार किया और फिर एक नई पारी की शुरुआत की। यह नई पारी थी बिजनेस की पारी। उन्होंने अपनी बेटी एकता कपूर के साथ मिलकर बालाजी टेलीफिल्म्स की नींव रखी। एकता ने टीवी की दुनिया में जो क्रांति की, उसके पीछे जितेंद्र का मजबूत सहारा था। उन्होंने कंपनी के चेयरमैन के तौर पर अपनी बेटी के विजन पर भरोसा किया और उसे पूरी आजादी दी। धीरे धीरे बालाजी टेलीफिल्म्स भारतीय टेलीविजन की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और जितेंद्र ने खुद को सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि सफल बिजनेसमैन और इंडस्ट्री लीडर के रूप में साबित किया। आज जितेंद्र 80 साल से ऊपर की उम्र में भी पूरी तरह स्वस्थ हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी सेहत को लेकर अफवाहें उड़ती रहती हैं। कई बार लोग यह समझ लेते हैं कि उनका सफर खत्म हो गया है। असल में यह कंफ्यूजन ज्यादातर एक और कलाकार जितेंद्र शास्त्री के जाने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे थे। लेकिन सच्चाई यही है कि जंपिंग जैक आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हां, अगर आप सच में जितेंद्र कुमार के फैन हैं तो बताइए, नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, यह गाना किस फिल्म का है? और हां, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।